Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So our today's topic of discussion is measurement of physical properties. जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं हम उसको कैसे मेज़र करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट था प्रॉपर्टीज़ का वो बहुत ही ज़रूरी है, किस लिए कि अगर हमने कोई भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है, कोई भी चीज़ को साइंटिफिक तरीके से अगर हमने समझना है तो इसलिए फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करना हमारे लिए ज़रूरी है। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैटर की जैसे लेंथ हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारी क्वांटिटेटिव है नेचर में। क्वांटिटेटिव मीन्स जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो कोई भी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट जो है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे, उसके बाद उसका यूनिट लिखेंगे। सपोज आप एक रूम की लेंथ की बात कर रहे हो तो इट इज़ डिनोटेड एट 6 मीटर। उस रूम की लेंथ जो है वो 6 मीटर है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, नंबर लिखा। उसके बाद ये एम स्टैंड्स फॉर मीटर, और ये मीटर क्या है, वो यूनिट है जिसमें आप लेंथ को एक्सप्रेस कर रहे हो। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी को अगर आपने लिखना है, कोई भी आपने ऑब्जर्वेशन करनी है या कोई भी मेजरमेंट करनी है तो उसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले नंबर लिखोगे, फिर उसके बाद उसका यूनिट लिखोगे। तो शुरुआत में दो सिस्टम मेजरमेंट्स के थे, दैट इज़ योर इंग्लिश सिस्टम एंड द मेट्रिक सिस्टम, जो डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्ल्ड में यूज़ किए जाते थे। मेट्रिक सिस्टम जो था वो ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस में लेट 18 सेंचुरी में, और वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट था क्योंकि वो डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड था। बट उसके बाद एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी। वो ज़रूरत क्या थी कि हमें एक वर्ल्ड में कॉमन यूनिट बनाना है। ठीक है, मान लीजिए किसी ने यहाँ पर केजी की डेफिनेशन इंडिया में कुछ बोली, तो वो यूएस में भी केजी की डेफिनेशन वही होनी चाहिए। तभी तो डिफरेंट एरियाज़ या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड जब कोई भी आपके पास क्वांटिटी को डेवलप करेंगे या मेज़र करेंगे, कुछ भी न्यू क्वांटिटी आपके पास सिंथेसाइज करेंगे, तो उसकी प्रॉपर यूनिट सेम रहे। तभी हमें एक कॉमन सिस्टम की ज़रूरत थी। मान लीजिए हमने बोला कि यहाँ पर हम कोई भी नया एलिमेंट जो है डिस्कवर कर रहे हैं, उसका वेट हम मोल लेते हैं 118 ग्राम है, सपोज कीजिए। ठीक है, कोई और वहाँ पर यूएस में है, वो सेम ही एलिमेंट की बात कर रहा है, बट उसके लिए ग्राम की डेफिनेशन कुछ और है, तो वो उस डेफिनेशन के हिसाब से उसको 112 बोल देगा। तो हमें तो कन्फ्यूजन हो जाएगी ना। तो इसलिए हमें एक कॉमन ऐसा सिस्टम चाहिए था जहाँ पर हमारे सारे यूनिट्स को एक्सप्रेस कर सकें एक ही यूनिट में। अगर ग्राम, इंडिया में जो ग्राम का मतलब है वही यूएस में ग्राम का मतलब होगा, वही और कंट्रीज़ में ग्राम का मतलब होगा। तो इसके लिए एक सिस्टम जो आया दैट इज़ नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम बोलते हैं एसआई। देखते हैं एसआई क्यों लिखते हैं। हम बोलते तो हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, बट लिखते हैं हम एसआई हैं। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना, उसको फ्रेंच में बोला जाता है ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। अब आप देख रहे हो ना, सिस्टम इंटरनेशनल, ये इसी वजह से हम इसको बोलते हैं एस आई। एस आई की फुल फॉर्म क्या होगी, सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है एस्टैब्लिश हुआ कब, जब 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई। किस चीज़ पे, वेट एंड मेजर्स के बेसिस पे हुई। तो उस टाइम पे सीजीपीएम एक इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि आपके पास एक डिप्लोमेटिक ट्रीटी के द्वारा क्रिएट की गई थी, और उसको मिटर कन्वेंशन भी बोलते हैं। और ये ट्रीटी जो है वो साइंड हुई पेरिस में 1875 में, और डिफरेंट वर्ल्ड से, डिफरेंट कंट्रीज़ से, आपके पास डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड से और डिफरेंट कंट्रीज़ से यहाँ पर लोग आए, उन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया। उसके बाद मेंटेनिंग द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स। देखिए, अब कुछ कुछ डेफिनेशंस जो हैं, ऐसा नहीं है कि डेफिनेशंस आपने केजी की डेफिनेशन जो पहले बोली थी वो आज भी एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ भी चेंज हो सकता है। तो उन्होंने ये बोला कि मान लीजिए अगर आपके पास टाइम के साथ कुछ भी अगर चेंज हो रहा है, तो आप ये चीज़ की श्योरिटी दीजिए कि आप भी उस डेफिनेशन को चेंज करोगे। तो इसके लिए एक जो यूनिट है वो काम करता है नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि आपके पास ये मेजरमेंट के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। दैट मीन्स अगर आप कोई भी सेकेंड की बात कर रहे हो, तो वो सेकेंड का जिस तरह से आप उसको मेज़र कर रहे हो, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, तो वो कौन सा डिपार्टमेंट देख रहा था, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। और अगर कोई भी चेंजेस हुए, किसी भी आपको फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए कोई भी चेंजेस हुए, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो जैसे ही कोई चेंजेस होंगे तो ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जो है उस चेंज को एकदम से कर देगी। देन नेक्स्ट इज एसआई जो है, उसमें एसआई सिस्टम जो है उसमें 7 बेस यूनिट्स हैं, ध्यान रखिएगा। और बाकी सारे यूनिट्स जो है ना, इसके बेसिस पे हम डिराइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट बेस यूनिट है विच इज़ योर लेंथ। लेंथ को हम डिनोट करते हैं एल से। इसका जो यूनिट है वो है मीटर। लेंथ को आप बात कर सकते हो किलोमीटर में भी, सेंटीमीटर में भी, और भी यूनिट्स की बात कर सकते हो, बट आपने सिर्फ काम करना है उस पर जो एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट क्या है, इसका मीटर है। बाकी सारे यूनिट्स हम इससे रिलेट कर सकते हैं,
मास की अगर हम बात करते हैं तो उसका एसआई यूनिट केजी है। टाइम की अगर हम बात करें उसका एसआई यूनिट सेकेंड है। अगर करंट की हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, उसका एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है। अब टेम्परेचर को हम सेल्सियस में भी देखते हैं, मेनली हम सेल्सियस में भी देखते हैं, फ़ारेनहाइट में भी देखते हैं, बट आपने जो एसआई की बात करनी है वो केल्विन ही करनी है। क्लियर। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम बात करते हैं मोल में, और इसको लिखते कैसे ध्यान से देखिएगा। मोल MOLE होता है जब हम इस एसआई यूनिट के नेम की बात करते हैं। जब इसके सिंबल की बात करेंगे तो ये ई को छोड़ देना आपने, सिर्फ MOL होगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इसका एसआई यूनिट का जो नाम है वो कैंडेला है, और उसको लिखेंगे किससे, CD से। सो ये डेफिनेशंस आपके पास हैं एसआई बेस यूनिट्स की, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। इसमें से आपसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा, बट इट्स जस्ट फॉर नॉलेज। और एक और चीज़, अभी रिसेंटली ना 1 और 2 ईयर्स बैक कुछ डेफिनेशंस चेंज हुई हैं एसआई बेस यूनिट की। आपने वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखनी है कि कौन सी डेफिनेशन चेंज हुई है और किस बेसिस पे वो आप डेफिनेशन जो है न्यूली डेवलप्ड हुई है। सो नाउ विल डिस्कस प्रेफिक्स विच इज़ यूज्ड इन एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम में कौन कौन से प्रेफिक्स यूज़ होते हैं, काफ़ी सारे आपको दिए हुए हैं, विच इज़ जैसे 10⁻⁻24 की बात करोगे तो आप इसको लिखोगे योक्टो, और इसका सिंबल होगा Y। 10⁻⁻21 की बात करोगे आप इसको लिखोगे जेप्टो, जिसका सिंबल होगा Z। बट अब मैं सिर्फ काम किससे करना है, कुछ यूनिट से, ये आप यहाँ से कर सकते हैं, विच इज़ 10⁻⁻12 से लेके और 10⁻9 तक। 1 पिको, पिको का मतलब क्या है, 10⁻⁻12। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं ना 1 पिको मीटर, तो वो क्या होगा, 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होगा। 1 अगर हम नैनोमीटर की बात करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होगा। सपोज हम 1 माइक्रोमीटर की बात करते हैं तो किसके बराबर होगा, 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। 1 मिलीमीटर की बात करते हैं, इट इज़ इक्वल टू 10⁻³ मीटर। इन द सेम वे 10⁻² को हम सेंटी लिखते हैं, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है। डेका हो गया आपके पास 10, हेक्टो हो गया 10⁻², 1 किलोमीटर अगर हम बात करते हैं इट इज़ इक्वल टू 10⁻³ मीटर। अगर मेगा की बात करते हैं 10⁻6 हो गया, गीगा हो गया 10⁻⁻ आपके पास 9। बस इतने यूनिट्स को आपको सिर्फ ध्यान रखना है, 10⁻⁻12 से 10⁻⁻9 तक। ठीक है। नेक्स्ट आता है मास एंड वेट। एक डिफरेंस होता है मास और वेट में, पहले उस चीज़ को समझते हैं। मास क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर किसी भी सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मास। जबकि वेट क्या होता है, जो भी ग्रेविटी फोर्स एक्सर्ट कर रही है ना उस ऑब्जेक्ट पे, जो भी फोर्स एक्सर्ट कर रही है ग्रेविटी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, उसको हम बोलते हैं वेट। इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी भी चीज़ का मास जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा, जबकि वेट जो है किसी भी बॉडी का वो चेंज होता है। अगर आप बात कर रहे हो अर्थ पे तो वो चेंज होगा, वो मून पे जाओगे तो कुछ और होगा। ठीक है। तो मास क्या है, कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर किसी चीज़ के अंदर प्रेजेंट है, और वेट क्या है, जो ग्रेविटी फोर्स लगा रही है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर सब्सटेंस पे, उसको हम बोलते हैं वेट। तो जो मास ऑफ सब्सटेंस है वो हम लेबोरेटरी में निकाल सकते हैं इस एनालिटिकल बैलेंस की हेल्प से। और एसआई यूनिट जो है मास का भी हमने पढ़ा किलोग्राम होता है, और इसका जो हम मेज़र करते हैं जनरली उसको ग्राम में करते हैं लेबोरेटरीज में, क्योंकि स्मॉलर यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो 1 किलोग्राम किसके बराबर होगा, 1000 ग्राम के बराबर होगा। क्लियर। क्यों ये लेबोरेटरी में यूज़ होता है ग्राम, क्योंकि वहाँ पर क्या है, थोड़े से केमिकल्स की आप बात करते हो, स्मॉलर अमाउंट की यूज़ होता है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, कितना स्पेस एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और उसके जो यूनिट होंगे वो क्या होगा, लेंथ की क्यूब, दैट इज़ योर लेंथ क्यूब। सो एसआई यूनिट्स में अगर हम बात करें, लेंथ का यूनिट क्या होता है एसआई में, मीटर, तो वॉल्यूम क्या हो गया एसआई यूनिट्स में, मीटर क्यूब। बट अगेन केमिस्ट्री की बात करते हैं, लेबोरेटरीज में क्या होता है, कुछ स्मॉलर यूनिट्स यूज़ होंगे, तो स्मॉलर यूनिट्स में हम क्या यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब। तो एक कॉमन यूनिट जो है लीटर, जो कि एसआई यूनिट नहीं है, बट फिर भी वो क्या होता है, वॉल्यूम, जो लिक्विड की वॉल्यूम है उसको मेजर करने के लिए काम आता है। अब हम इसके कन्वर्जन फैक्टर्स देख लेते हैं। 1 लीटर किसके बराबर आएगा, आपके पास 1000 मिलीलीटर के बराबर आएगा। और एक चीज़ और, 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। और आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 ml के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1 ml के बराबर है। ये कुछ अपने बेसिक यूनिट्स जो हैं वो ध्यान रखने हैं।
अब डिफरेंट यूनिट्स जो है एक्सप्रेस करते, मतलब वॉल्यूम को एक्सप्रेस करते हैं और उसको मेज़र कैसे कर सकते हैं। सपोज़ आपने एक स्मॉलर क्यूब लिया, उसकी जो वॉल्यूम है वो क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, या उसको आप बोलते हो 1 ml है। हमने अभी बात की कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा 1 ml के। तो अगर इसमें 10 ऐसे क्यूब्स हैं तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी या फिर 10 ml हो जाएगी। अब लेबोरेटरी में जो लिक्विड्स की वॉल्यूम है या सॉल्यूशन की वॉल्यूम्स हैं वो कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र की जा सकती है, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एक सिलेंडर यूज़ करते हैं। अगर आपने लैब में वर्क किया तो ये ज़रूर आपने देखे होंगे। एक सिलेंडर यूज़ किया जाता है, ब्यूरेट यूज़ की जाती है, दिस इज़ योर ब्यूरेट, जो कि आपके पास वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस में काम आती है। अगेन एक पिपेट यूज़ की जाती है, ये भी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस में काम आती है। और उसके बाद आपके पास क्या होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है। तो लैब में अगर हमें वॉल्यूम को मेज़र करना है तो हमारे पास ये सारे इक्विपमेंट्स यूज़ करे जाते हैं। तो एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है वो यूज़ की जाती है कि अगर आपने कोई नॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बनाना है, सपोज आपने 1 लीटर वॉल्यूम बनाना है, तो उस टाइम पे आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज़ की जाती है। पिपेट की अगर हम बात करते हैं तो हमें अगर कहीं एग्जैक्ट वॉल्यूम देखनी है ना, एग्जैक्ट मेजरमेंट करनी है, कोई भी एरर ना आए, तो उस टाइम पे हम पिपेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज डेंसिटी। तो दो प्रॉपर्टीज़ हमने अभी देखी, मास और वॉल्यूम, वो कैसे रिलेट होती हैं। डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। तो डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का वो क्या होगा, कितना अमाउंट ऑफ मास उसके अंदर है, कितने वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम में। दैट मीन्स किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी की बात कर रहे हो तो उसका मतलब ये क्या है कि कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम में, वही होगा आपके पास डेंसिटी। तो एसआई यूनिट जो है डेंसिटी का वो कैसे निकाल सकते हैं, एसआई यूनिट मास का डिवाइड बाय एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम। मास का हमें एसआई यूनिट पता है केजी, वॉल्यूम का भी हम देख चुके हैं विच इज़ मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब आपके पास क्या होगा डेंसिटी का एसआई यूनिट होगा। अब अगेन ये यूनिट भी बहुत ज़्यादा लार्ज है, और जो केमिस्ट की बात करें या हम लेबोरेटरीज़ की बात करें वहाँ हमें डेंसिटी स्मॉलर यूनिट में चाहिए, तो हम क्या करते हैं किलोग्राम की जगह वहाँ पर ग्राम लेते हैं, और मीटर की जगह हम क्या लेते हैं सेंटीमीटर लेते हैं। तो एक डेंसिटी हमें ये भी बताता है कि कितने क्लोजली उसके पार्टिकल्स पैक्ड हैं। अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है इसका मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। डेंसिटी ज़्यादा का मतलब क्या होगा, या तो आपके पास मास ज़्यादा होगा या वॉल्यूम बहुत कम होगी, तभी डेंसिटी ज़्यादा होगी। और वॉल्यूम कब कम होएगी, अगर ये पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे, उस केस में वॉल्यूम क्या होगी बहुत ही कम होगी, इसलिए डेंसिटी क्या होगी ज़्यादा होगी जब पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। अब 3 कॉमन स्केल्स हैं हमारे पास टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, एक हो गया डिग्री सेल्सियस, दूसरा हो गया डिग्री फ़ारेनहाइट, और थर्ड हो गया हमारे पास केल्विन। अभी हमने बात की कि एसआई यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं केल्विन। तो थर्मोमीटर्स जो इन स्केल्स पे बेस्ड हैं वो आपको नीचे शो किए गए हैं फिगर 1.8 में। अब जो थर्मोमीटर सेल्सियस स्केल का है ना उसको कैलिब्रेट किया जाता है 0 डिग्री से 100 डिग्री। देख रहे हो आप 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री। कैलिब्रेट का मतलब है कि आप इस यूनिट के बीच में ही उसकी जो वैल्यूज़ है वो मेज़र कर सकते हो। अब जो 0 डिग्री है वो क्या है आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, और 100 डिग्री जो है वो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। तो इसी को बेस मान के हमने जो सेल्सियस स्केल है उसको बनाया हुआ है। तो इसी के बेसिस पे जो फ़ारेनहाइट है उसकी वैल्यूज़ आएंगी 32 डिग्री और 212 डिग्री। अब कैसे कन्वर्जन करी हमने सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के आपस में, तो वो देखते हैं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये ध्यान रखना, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। दैट मीन्स अगर आपको सेल्सियस में कोई टेम्परेचर आपने लिया 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री सेल्सियस आपने लिया, तो उस टाइम पे फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर आएगा वो क्या आएगा 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 32 विच इज़ योर 32 डिग्री। यहीं पे हमने ये वैल्यू मेंशन की थी। अगर आपने टेम्परेचर सेल्सियस में लिया 100 डिग्री, तो उस टाइम पे क्या आएगा 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 32। ये गया आपके पास 20 से 9 टू से 18 180 आ गया, 180 प्लस 32 विच इज़ योर 212। तो ये वैल्यू हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दी थी। क्लियर। नेक्स्ट इज टेम्परेचर का जो केल्विन स्केल है वो सेल्सियस स्केल से कैसे रिलेट करेगा। तो केल्विन किसके बराबर होगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। कोई भी आपके पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है उसमें 273.15 जब आप ऐड कर दोगे तो वो जो टेम्परेचर है वो केल्विन में आ जाएगा। सपोज आप 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर इन केल्विन आएगा वो कितना आएगा 273.15 केल्विन। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है
कि अगर आप सेल्सियस की बात करो तो टेम्परेचर नेगेटिव तो हो सकता है, बट केल्विन में टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होगा। वैल्यूज़ पुट करके देख लीजिए, अगर आप डिग्री सेल्सियस की वैल्यू -2 भी पुट करोगे तो ये तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव में है ना, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए अगर आप सेल्सियस की बात करो नेगेटिव टेम्परेचर देख सकते हो, बट केल्विन में नेगेटिव टेम्परेचर नहीं हो। नेक्स्ट टॉपिक इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब कई बार केमिस्ट्री लैब में काम करते हुए हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ काम करना होता है और उसी के बेसिस पे हमें थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस भी करनी होती हैं। तो हमारे पास नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए मीनिंगफुल वेज होने चाहिए। दैट मीन्स वो नंबर जो है हम उसको इस तरह से एक्सप्रेस करें कि वो उससे काम भी किया जा सके, आगे फर्दर कैलकुलेशंस भी की जा सके, और एक वो नंबर रियल हो और एक सर्टेन एक्सटेंट तक वो पॉसिबल हो रियलिटी के लिए। ठीक है, तो इन्हीं आइडियाज़ को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? एक ऐसी नोटेशन जहाँ पर आप एक नंबर को सिंपल से सिंपल तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आप आगे समझ जाओगे इन चीज़ों को। सो केमिस्ट्री क्या है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी है, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो बहुत ही कम होता है और ये बहुत ही ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर केमिस्ट की बात करें, उसको एक बहुत बड़े नंबर के साथ भी डील करना पड़ सकता है और एक बहुत छोटे नंबर के साथ भी। अगर हम बड़े नंबर की बात करें, आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी ज़ीरोज़ इंक्लूडेड हैं, कितने डिजिट्स इंक्लूड हैं। इतने बड़े नंबर के साथ भी काम करना पड़ सकता है और इतने छोटे नंबर के साथ भी काम करना पड़ सकता है हमारे पास। ठीक है, और भी अगर हम बात करें, जैसे प्लैंक कांस्टेंट हो गया, आपके पास स्पीड ऑफ लाइट हो गया, चार्ज ऑन पार्टिकल हो गया, सारे क्या बहुत बड़े नंबर है। मोल कॉन्सेप्ट हो गया, अगेन 10⁻23 वैल्यू आती है। जब आप उस वैल्यू को पूरा लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली में एक बड़ा नंबर है। तो एक तरह से ये हमें फ़नी लग रहा है कि हम अगर इन नंबर्स को काउंट करने लगे, आप इसको काउंट कर लो और ऐसे ऐसे नंबर्स का और आप एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क भी है जब हमने इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लगाना है। तो अब बात आती है कि हम फिर कैलकुलेशंस करेंगे कैसे इसकी। तो आप इन्हीं नंबर को किसी एक सिंपल से फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए जहाँ पर हमें इस डाटा को हैंडल करने में प्रॉब्लम ना आए। और ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व की गई साइंटिफिक नोटेशन से। साइंटिफिक नोटेशन हमें क्या बोलती है कि कोई भी आपके पास नंबर है ना, उसको इस फॉर्म में लिखो n × 10⁻n, n × 10⁻n, जहाँ पर ये जो n है ये एक एक्सपोनेंट है जिसकी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। और ये जो n है वो एक नंबर है, एक डिजिट है, जिसकी वैल्यू जो वेरी करेगी वो कितनी होगी? 1.00 सो ऑन से लेके 9.99 एंड सो ऑन। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये नंबर है और आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक नोटेशन में ना फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आता है। देख रहे हैं यहाँ पर भी फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो दैट मीन्स इस नंबर को 232.508 को हमने कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करना है, 2.32। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखते हैं, इसका पॉइंट हटा के डिवाइडेड बाय कितना आया? 3 ज़ीरोज़ आ गई। अब हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें कि ये पॉइंट जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाए? 3 ज़ीरो तो था, हमें पॉइंट को और शिफ्ट करना है। दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100। तो आपके पास ये जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया कितने पे? 2.32508 मल्टीप्लाइड बाय क्या बना? 10⁻²। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज आपने 0.00016 को लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। अगेन देखते हैं 0.00016, इट इज़ 16 डिवाइडेड बाय कितने जीरो आएंगे? 5 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5। क्लियर? अब हमें लिखना है इसको 1.6 की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? सिर्फ एक डेसिमल यूज़ होने वाला है, ये जो बाकी सारी जीरोज़ हैं ये कहाँ चली जाएंगी? न्यूमरेटर में, और पावर क्या हो जाएगी? -4। सो 1.6 × 10⁻⁻4 इज़ द रिक्वायर्ड साइंटिफिक नोटेशन। एक और सिंपल सी चीज़, जो आपने मोल कॉन्सेप्ट तो आपने बहुत फेमिलियर हो गया आप इस चीज़ से, तो उसको कैसे लिखते हैं? 6.022 × 10⁻23। अगेन आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल है, ये भी क्या है आपके पास? साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखा जाता है। तो अब अगर हमें इस पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाने हैं ना, तो वो हमें ईजी हैं। और अब ध्यान देते हैं कि अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाएंगे कैसे। सो फर्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हम इसमें लगाने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन और दूसरा है डिवीजन का। अब अगेन देखिए, मल्टीप्लिकेशन आपने इसको करना है। सपोज 5.6 × 10⁻5 को 6.9 × 10⁻8 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, 5.6 को 6.9 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ये बेस सेम है और आपके पास जो है वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो 10⁻5
इंटू 10⁻8 दिया हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा 10⁻5 प्लस 8, और ये जो आपके पास रिजल्ट आएगा, तो ये रिजल्ट आया आपके पास 38.64 इंटू 10⁻13। बट हमें तो वैल्यू किस में लिखनी है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखनी है। क्या करेंगे, हमें 38.64 इंटू 10⁻13 है और हमें पॉइंट चाहिए 3 के बाद, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से तरीके से डिवाइडेड बाय 100, हमें एक ज़ीरो और चाहिए, एक ज़ीरो के लिए क्या करने वाले हैं 10⁻13 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 10 क्या होगा 1 ही होगा ना। तो ये एक पॉइंट आपके पास शिफ्ट हो गया और ये पावर कितनी बन गई 10⁻14, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब ये भी ध्यान रखिएगा, फिजिकल में ना जब भी आप आंसर की बात करते हो तो उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में ही लिख के आना है आंसर को। सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास 9.8 इंटू 10⁻2 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 इंटू 10⁻6। अगेन सेम है, 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 कर दीजिए, इधर से पावर्स आप बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो -2 आपके पास क्या हो गया -6। ये आंसर आ गया आपके पास 24.50 इंटू 10⁻8। अगेन साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो 24.50 इंटू 10⁻8 आपने लिखना है, तो ये क्या बन गया 2450 डिवाइड बाय 100 इंटू 10⁻8। हमें एक पॉइंट को शिफ्ट करना है यहाँ पर, दैट मीन्स एक वैल्यू और चाहिए, और ये आपके पास पावर क्या है -8 है, दैट मीन्स ये पावर आपके पास जो 10 की थी वो वैल्यूज वो डिनोमिनेटर में थी, तो यहाँ से हमने एक वैल्यू ले ली, तो 2.5450 इंटू 10⁻, आपके पास क्या बन गया -7 इज योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट जो केस है वो डिवीजन का है, विच इज़ 2.7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 10⁻4। कैसे करेंगे, 2.7 डिवाइडेड बाय 5.5 हम कर लेंगे। अब आपके पास बेस सेम है, बट जो ये नंबर्स हैं वो किस में है, डिवीजन में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। इसका मतलब 10⁻³ अब ये डिवीजन में आपके पास क्या है 10⁻4, दैट मीन्स 3 - 4, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास आंसर जो आया वो क्या आया 0.4909 इंटू 10⁻7। अगेन हमें आंसर को एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में, अब तक आपको समझ आ ही गया होगा कैसे करना है, तो 4.909 इंटू 10⁻8 जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अभी तक देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया, तो हमने जो भी पावर्स थी ना उसको ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया। अगर आपके पास बेस सेम है और टर्म मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर्स को ऐड कर दिया, बेस सेम है टर्म्स डिवीजन में, तो उन पावर्स को क्या किया सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करते हो ना, तो वहाँ पर आपको जो भी 10 की पावर है उसको कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने के लिए वो दोनों वैल्यूज़ का सेम होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने 6.65 इंटू 10⁻4 को ऐड करना है 8.95 इंटू 10⁻3 में। तो सबसे पहले हमें इसको एक पावर में करना पड़ेगा सम अप। आप 10⁻4 ले रहे हो या 10⁻3 ले रहे हो, एक ही वैल्यू बनाओ, आइदर दोनों टर्म्स को 10⁻4 की टर्म में लिखो या दोनों टर्म्स को 10⁻3 में लिखो। तो हमने 10⁻4 में लिख दिया। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये तो 10⁻4 है ही सही, तो 8.95 इंटू 10⁻3 हमें गिवन है, तो इसको कैसे बनाएंगे 895 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10⁻3। अब हमें क्या चाहिए आंसर 10⁻4 में चाहिए, दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो ये क्या बन गया 0.895। यहाँ पर आपको साइंटिफिक नोटेशन बाद में आंसर में एक्सप्रेस करनी है, जो भी आपके पास मेथड है उसमें साइंटिफिक नोटेशन तो बाद में ही आएगी, जो फाइनल आंसर आएगा उसके लिए ही यूज़ होएगी। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सबसे पहले आपको 10 की जो पावर है वो दोनों केसेस में सेम करनी है। तो यहाँ पर क्या आ गया 0.895 इंटू 10⁻4। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, 6.65 प्लस 0.895 इंटू आपके पास कॉमन निकाल लिया आपने 10⁻4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इट इज़ 7.545 इंटू 10⁻4। अब सब्सट्रैक्शन करना है, उसमें भी यही काम करना है आपने, पहले जो 10 की जो पावर्स हैं उसकी वैल्यू को सेम करो। जैसे यहाँ पर 10⁻2 है और इधर 10⁻3 है, तो किसी भी एक फॉर्म में अपने आंसर को एक्सप्रेस करो। तो वो क्या होगा आपके पास 10⁻3 को मान लो 10⁻2 में आपने चेंज कर दिया, फिर इन टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करोगे और जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो ये वाली वैल्यू आएगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, विच इज़ योर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर को समझने के लिए थोड़ा सा और चीज़ों को समझते हैं सबसे पहले।
जैसे आपने कोई भी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट की, ठीक है, उसमें क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी होगी। अनसर्टेनिटी मतलब कोई भी चीज़ का डाउट होगा, कोई भी चीज़ आप वैल्यू प्रॉपरली नहीं बता पाओगे। अब उसमें दो कारण हो सकते हैं आपकी वैल्यू को एग्जैक्ट ना आने के। एक तो कि आपके पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो इतना प्रॉपर आपको एनालाइज नहीं कर पा रहा, प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रहा। दूसरा, उस पर्सन का स्किल जो आपके पास उस इंस्ट्रूमेंट से काम कर रहा है। मान लीजिए आप कोई भी वेइंग बैलेंस पे कुछ वे कर रहे हो, या तो वेइंग बैलेंस इतना आपके पास प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, वो बहुत पुराना हो चुका है, उसमें एरर आते हैं। या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपने कहीं ना कहीं उस रिज़ल्ट को देखने में गलती कर दी। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर अनसर्टेनिटी के चांसेस हैं। जैसे आपने मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट का मास देखा, एक दो इंस्ट्रूमेंट से देखा, एक आपने प्लेटफॉर्म बैलेंस लिया और उस पर मास आ रहा था 9.4 ग्राम। दूसरी तरह अब अगर आपने मास देखा किसी भी ऑब्जेक्ट का एनालिटिकल बैलेंस पे, जो हम लैब में यूज़ करते हैं, उस पर जो मास आ रहा था वो आ रहा है 9.4213 ग्राम। दैट मीन्स जो मास ऑब्टेन्ड हो रहा है एनालिटिकल बैलेंस से वो थोड़ा ज़्यादा है जो मास ऑब्टेन्ड हुआ प्लेटफॉर्म बैलेंस पे। इसलिए जो डिजिट आपके पास 4 आ रहा है डेसिमल के बाद, इसको आप अनसर्टेनिटी से नहीं बता सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि 9.4 आएगा या 9.4213 आएगा। तो ये डिजिट क्या हो गया, ये एक अनसर्टेन हो गया। तो जैसे ही अनसर्टेनिटी की सिचुएशन आती है तो वहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ऐसी फिगर्स जो आपको ज़रूरी है। जैसे आप मान लीजिए आप सोचो कि आप 9.4213 है, तो इसको कितनी टर्म तक इग्नोर करोगे, क्या आप ये टर्म्स को इग्नोर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्या इससे रिजल्ट पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यही हमें बताती है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, मतलब इतनी सफिशेंट अमाउंट ऑफ वैल्यू जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर समझें। या दूसरी तरह से अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं जिसको आप सर्टेनिटी के साथ बताते हो, श्योर। तो अनसर्टेनिटी अगर आप बात करते हो तो हम कुछ भी डिजिट्स को लिख के बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी हमें मान लीजिए 11.2 ml है, तो हम 11 जो है वो तो सर्टेन है, उस पर तो हम श्योर हैं। पर क्या 0.2 ml जो आप लिख रहे हो डेसिमल के बाद, क्या उस पर हम श्योर हैं या वो अनसर्टेन है। इन सारी चीज़ों को अब डिस्कस करेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो सिग्निफिकेंट फिगर को निकालने के भी कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, और इन रूल्स को आपको ध्यान ज़रूर रखना है क्योंकि यही रूल्स जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला रूल क्या कहता है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जांपल 285 सेंटीमीटर है, अगर आप इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करो, सारे ही नॉन ज़ीरो हैं, तो कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहाँ पर। अगर आप बात करो 0.25 ml में, तो इस टाइम पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, नॉन ज़ीरो की हम बात करें, नॉन ज़ीरो कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं, ठीक है। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। तो पहला हमारे पास पॉइंट क्या था, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। सेकेंड इज ज़ीरो प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो आपके पास पहले नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जो ज़ीरो आ रही है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, ये सिर्फ हमें डेसिमल की पोजीशन बताएगी। फॉर एग्जांपल 0.03, अब हमने बोला नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जो भी ज़ीरोज़ आ रही हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, ओनली 1। दूसरा देखते हैं हम 0.0052, अगेन नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जितनी भी ज़ीरोज़ आ रही हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, ओनली 2, ठीक है। नेक्स्ट इज ज़ीरो बिटवीन द 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी ज़ीरो बीच में आ रही हैं, मान लीजिए आपने पहला नॉन ज़ीरो डिजिट लिखा, दूसरा नॉन ज़ीरो डिजिट लिखा, इसके बीच में जो भी ज़ीरोज़ आ रही हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होंगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 2.005, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हमें बतानी है तो ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, इसके बीच में जो भी ज़ीरोज़ आ रही हैं वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी, 4। नेक्स्ट इज ज़ीरो एट द एंड और द राइट ऑफ नंबर आर सिग्निफिकेंट। ज़ीरो अगर आपके पास एंड में है या किसी नंबर के राइट साइड में है वो तो सिग्निफिकेंट है, कब, जब वो आपके पास किसी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल 0.200, अभी हमने बोला नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले वाली ज़ीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है। दूसरा, अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपके पास कोई भी नंबर के राइट साइड पे या एंड पे जो ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट है, कब, जब वो डेसिमल के बाद आएंगी, तो ये ज़ीरोज़ क्या होगी, ये सिग्निफिकेंट होगी। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 3 है, ठीक है।
बट दूसरा केस क्या है, बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देर इज नो डेसिमल पॉइंट। मतलब अगर आपके पास जीरोज राइट साइड में भी हैं, वो एंड में भी है, बट वो सिग्निफिकेंट उस केस में नहीं होंगी जब वहाँ पर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। मान लीजिए आपने 100 को लिखा, तो 100 में ये नहीं आप सोच सकते कि ये दोनों काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, नहीं होंगी, क्योंकि इस केस में डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। बट अगर आप कुछ ऐसा लिख रहे हो 100 पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद कुछ भी लिखोगे, तो इस टाइम पे ये जो फिगर्स है ना, ये 3 इंक्लूड होंगी, ठीक है। इस टाइम पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, 3 होंगी। सो इस केस में देखें, जैसे 100.00, इस केस में कितनी होंगी, इस केस में आपके पास 5 होंगी। क्यों? क्योंकि ये तो देखो डेसिमल से पहले और नॉन जीरो डिजिट के बाद है, ये तो सिग्निफिकेंट बन गई, और डेसिमल के बाद वाली जीरोज आप वैसे भी लेते हो, तो ये टोटल इसमें कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। और ऐसे रिजल्ट्स को, जो भी इस टाइप के रिजल्ट्स, हम कितनी वैल्यूज़ की बात करेंगे या कितनी जीरोज लगाते जाएंगे, तो 100 के बाद आप कितनी भी 0 0 0 0 कुछ भी लगाते जाओ, ये तो सारी सिग्निफिकेंट में आती जाएंगी। तो इसको सिंपल से करने का तरीका क्या है, हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। जैसे मान लो आपने 100 है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे, 1 × 10⁻², ठीक है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो 1.0 × 10⁻², अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, डेसिमल के बाद अगर जीरो राइट साइड पे सिग्निफिकेंट होती है, तो इसमें कितने होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर आप लिख रहे हो 1.00 × 10⁻², तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, अगेन डेसिमल के बाद वाली जीरो तो हमने काउंट करनी है, और जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो भी सिग्निफिकेंट है, तो इसमें कितने होंगे, हमारे पास 3 होंगे। क्लियर? तो अगर आप इस नंबर को कैसे भी एक्सप्रेस करते हो ना, तो वहाँ से आप साइंटिफिक नोटेशन के हेल्प से सिग्निफिकेंट फिगर्स बता सकते हो। तो ये सारे हमारे पास क्या थे, रूल्स थे। एक और जो लास्ट रूल है वो ये है कि अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट का नंबर काउंट करना है, जैसे मान लो 2 बॉल्स होगी, 20 एग्स होगी, इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्यों? क्योंकि देखो आप 2 को ऐसे भी लिख सकते हो 2.00000000, जितने मर्जी आप डेसिमल के बाद जीरो लगाते जाओ, और वो जितनी भी डेसिमल के बाद आप जीरो लगाओगे वो क्या होंगी, आपके पास सिग्निफिकेंट ही होंगी। इसलिए जो भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का नंबर काउंट कर रहे हो ना, उसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर है, और एग्जैक्ट नंबर को आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज उसके बाद लगा के लिख सकते हो। डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद जितनी मर्जी जीरो लगाते जाओ, वहाँ से उतने ही आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स बनती जाएंगे। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक जब आप नंबर की बात कर रहे हो, तो उसमें इनफाइनाइट आपके पास नंबर ऑफ जीरोज होती हैं, ठीक है। जब भी आप नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो, तो उस टाइम पे जो भी डिजिट्स आएंगे वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। जैसे 4.01 × 10⁻² आपने लिखा, तो इसमें कितने होंगे सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 3 होंगे। नेक्स्ट आपने लिखा 8.256 × 10⁻³ इसमें कितने होंगे, आपके पास टोटल 4 होंगे। तो जब भी आप किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हो, जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं वो सारे ही क्या हो रहे हैं, सिग्निफिकेंट। सो जितने भी रूल्स अभी तक हमने पढ़े हैं, एक बार उसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था, जितने भी आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होगा। दूसरा था आपके पास कि अगर कोई नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले कोई ज़ीरो आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तीसरा रूल ये था कि अगर आपके पास 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उसके बीच में ज़ीरो आ रही हैं तो वो क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी। और फोर्थ रूल हमारे पास था कि अगर ज़ीरो कोई भी एंड पे या राइट साइड पे किसी नंबर के आ रही है तो वो सिग्निफिकेंट होगी उस केस में जब आपके पास राइट साइड पे, मतलब डेसिमल के बाद आपके पास क्या हो रही है, ज़ीरोज़ आ रही हैं, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे अगर कोई ज़ीरोज़ हैं, उस केस में ही ज़ीरोज़ को आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर करोगे। अगर कोई भी डेसिमल नहीं लगा हुआ है, अगर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, फिर आपके पास राइट साइड में ज़ीरोज़ आ रही हैं, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं की जा सकती। देन लास्ट हमारे पास रूल था कि अगर आप कोई भी एक प्रॉपर नंबर की बात कर रहे हो, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो सकती हैं, इसलिए उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हो तो जितने भी डिजिट्स वहाँ पर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिसीशन और एक्यूरेसी। अब हर एक बंदा जो भी रिज़ल्ट को एनालाइज कर रहा है उसको रिज़ल्ट प्रिसाइज भी चाहिए और एक्यूरेट भी चाहिए। अब जब हम मेज़रमेंट की बात करते हैं तो प्रिसाइज का मतलब क्या और एक्यूरेसी का मतलब है उसको हम समझते हैं। प्रिसाइज का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। मतलब आपने एक सेम क्वांटिटी को मेज़र किया, उसकी जो भी वैल्यूज़ हैं उसकी सारी क्लोजनेस आनी चाहिए। मान लीजिए आप क्या करते हो,
एक रूम का मेजरमेंट करती हूँ, ठीक है, किसी ने एक रूम का मेजरमेंट किया स्केल्स लेके किया, ठीक है, किसी ने एक रूम का मेजरमेंट किया कि कितने पर्सन उसमें बैठ सकते हैं, उस हिसाब से उसका एरिया बता दिया। तो अलग अलग तरीके से उसने रूम का मेजरमेंट किया। अगर वो मेजरमेंट जो है सभी का ऑलमोस्ट सेम आ जाता है तो वो वैल्यू को हम बोलेंगे प्रिसाइज्ड वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जितने भी आप मेजरमेंट कर रहे हो सेम क्वांटिटी के, उसकी वैल्यूज़ अगर क्लोज्ड आ रही हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रिसाइज। सेकेंड होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। अब आपने जो भी वैल्यूज़ निकाली, अब आपको ये देखना है कि आपकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है कि उसके बराबर आ रही है या नहीं आ रही। मतलब एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि जो एग्जैक्ट उस रूम की वैल्यू थी, क्या जो आपने मेज़र किया वो वैल्यू बराबर आ रही है, वो ऑलमोस्ट सेम आ रही है। अगर सेम आ रही है तो वो तो एक्यूरेट वैल्यू हो गई, ठीक है, अदरवाइज वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट इज 2.00 ग्राम एंड द स्टूडेंट ए टेक्स 2 मेजरमेंट एंड रिपोर्ट्स द रिजल्ट एज। मान लीजिए कोई भी आपके पास रिजल्ट निकाला, उसकी जो ट्रू वैल्यू थी वो है 2.00 ग्राम, और एक स्टूडेंट ए है, उसने ये 2 मेजरमेंट की और रिजल्ट्स निकाले 1.95 ग्राम और 1.93 ग्राम। अब ये वैल्यूज़ क्या एक्यूरेट है, प्रिसाइज हैं, कैसे पता करेंगे? देखिए, अब ये जो 2 वैल्यूज़ हैं ये आपस में तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, 1.95 और 1.93, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में तो सिमिलर है, बट ये 2 ग्राम से तो थोड़ी दूर है ना। 2 ग्राम से तो सिमिलर नहीं बोल सकते आप किसी चीज़ को 1.95 वैल्यू और एक 2 ग्राम की बात कर रहे हो, क्योंकि आप इतनी छोटी मेजरमेंट की बात कर रहे हो तो इतना ज़्यादा डिफरेंस तो काउंट नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों मेजरमेंट की वैल्यूज़ आपस में सेम है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये प्रिसाइज्ड वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेजरमेंट की वैल्यू सेम आई है और ट्रू रिजल्ट के साथ ये सेम वैल्यूज़ नहीं आई हैं, इसलिए प्रिसाइज होंगी, एक्यूरेट नहीं होगी। अब स्टूडेंट सी ने भी इसी पे काम किया, उसने बोला कि चलो मैं आंसर निकाल के दिखाता हूँ। उसने जो आंसर देखा उसमें वैल्यूज़ जो आई 2.01 ग्राम आई और आपके पास दूसरी वैल्यू आई 1.99 ग्राम। अब देख रहे हो आप, इन दोनों वैल्यूज़ में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये बोथ वैल्यूज़ जो है वो क्लोज्ड है, दैट मीन्स ये वैल्यू प्रिसाइज तो हो गई। अब क्या ये वैल्यू एक्यूरेट है? तो आंसर देखते हैं कि हमारा जो ट्रू वैल्यू थी वो कितनी है, 2.00 ग्राम, इसके क्लोज ही ये वैल्यू है 2.01 और इसी के क्लोज 1.99 है, तो ये वैल्यू जो है एक्यूरेट भी है, ये वैल्यू जो है वो प्रिसाइज्ड भी है। क्लियर? नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को जब आप ऐड या सब्सट्रैक्ट करो तो आपको फाइनल आंसर क्या लिखना होगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपके पास जब एडिशन या सब्सट्रैक्शन की बात आ रही है, उस चीज़ में जो रूल ध्यान रखना है, रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। इसका मतलब जब भी आप इनको ऐड कर रहे हो ना, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है उसमें जो डेसिमल पॉइंट के बाद वो नंबर आना चाहिए, उतने नंबर आने चाहिए जो सबसे कम नंबर आपके पास किसी फिगर में थे। पहले एडिशन करते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। जैसे हमने एडिशन किया 12.11, 18.0, 1.012। अब जब आप इसको ऐड करोगे, दिस इज़ 2, दिस इज़ 2, हियर इट इज़ 1, सो आपके पास 11, 112 और 13, तो आंसर आया 31.122। अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए कि हम उस अपना आंसर को एक्सप्रेस कर सकें? अब उसमें देखिए ध्यान से, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ये रूल है कि आपके पास डेसिमल के बाद डेसिमल के बाद आप डिजिट देखिए कितने आ रहे हैं, जिसमें सबसे कम डिजिट आ रहा है ना उस वैल्यू को आपने रेफरेंस मानना है। इस वाले में आपके पास डेसिमल के बाद 2 आ रहे हैं, इसमें डेसिमल के बाद 1 आ रहा है, इसमें डेसिमल के बाद 3 आ रहे हैं। दैट मीन्स जो आपका आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, सो इसका आंसर होगा 31.1। क्लियर? तो क्योंकि 18.0 है वो एक ऐसा फिगर है जिसमें सिर्फ एक ही डिजिट आ रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद, और आपने वही देखना है कि सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं डेसिमल के बाद जो आ रहे हैं उतना ही आपका जो आंसर है उसके डेसिमल के बाद आने चाहिए। जैसे 18.0 की हमने बात करी, यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक ही डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद, इसलिए जब भी आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हो या आप एडिशन कर रहे हो, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आना चाहिए। इसको इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि आपको आंसर इसी तरह से एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आपने अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है, अब फाइनल आंसर किस तरह से लिखेंगे, अब वो ध्यान दीजिए। इन दिस ऑपरेशन द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स
एज इन द मेजरमेंट विद फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें जो आपने आंसर लिखना है उसमें ये देखना है कि उस टर्म में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में थी और कितनी थी। जितनी, मान लीजिए आप कोई टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो कुछ ऐसी फिगर्स है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, तो जो आपका आंसर आएगा ना उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया 2.5 को 1.25 के साथ, जो आंसर आया वो कितना आ रहा है 3.125। अब इनमें हमने देखना सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 3 है। दैट मीन्स हमारे जो आंसर है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और हमने रूल पढ़ा है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास आएंगी वो 2 आएंगी और आंसर जो आएगा वो 3.1 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है कि जब भी आपने अपने रिजल्ट को रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है तो कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि देखिए इस रिजल्ट में हमने लिखा, आपने वैल्यू लिख दी 3.1। अब कई बार आप क्या देखोगे ये वैल्यू ना 3.2 भी लिखी होगी। अब वो किस किस केस में होगी अब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर होता ना 3.165 तो उस केस में मैं आंसर लिखती 3.2। अब ऐसा क्यों हो रहा है, हमने जैसे राउंड ऑफ करना नंबर को, तो वो किस तरह से हम राउंड ऑफ करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़, अगर आपने राइट मोस्ट डिजिट को रिमूव करना है और वो राइट मोस्ट डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है तो प्रोसीडिंग नंबर जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाता है। जैसे मान लीजिए 1.386 है, आपने इसको राउंड ऑफ करना है, यहाँ तक आपको वैल्यूज़ लिखनी है। तो आप इससे जहाँ तक आपने वैल्यू लिखनी है उससे नेक्स्ट जो राइट पे नंबर है उसको देखिए। अगर वो नंबर जो है वो 5 से बड़ा है तो जो आप लास्ट डिजिट लिख रहे हो उसमें 1 ऐड कर देना। ठीक है, जैसे ये नंबर 6 है, ये 5 से बड़ा है तो आप क्या करोगे, इसमें एक ऐड कर दोगे 8 में, तो विच इज़ 1.39। ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर राइट मोस्ट डिजिट को आपने रिमूव करना और वो 5 से लेस है तो प्रीसीडिंग नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे हमने इस आंसर में लिखा था। अब इस आंसर में हमने 3.1 कैसे लिख दिया, क्योंकि जो इससे नेक्स्ट नंबर था ना ये 5 से छोटा था। अगर 5 से छोटा नंबर है तो हमें उससे पहले वाले नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी देखिए 4.334 है हमारे पास। अगर हमें इस रिजल्ट को यहाँ तक ही लिखना है तो हम क्या करेंगे, जहाँ तक लिखना है उससे नेक्स्ट वाला नंबर देखिए 4 है, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, दैट मीन्स इस नंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा पहले वाले नंबर पे और आंसर एज इट इज़ आएगा। बट तब क्या करें अगर नंबर 5 ही आ जाए, हमने 5 से ऊपर वाला केस डिस्कस कर लिया, 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे, 5 से छोटा है तो क्या करेंगे। अगर नंबर आपके पास 5 ही आ जाए फिर क्या करेंगे। अगर आपके पास जो डिजिट आपको रिमूव करना है उससे जो नेक्स्ट नंबर है वो 5 है तो उससे पहले वाले डिजिट में कोई भी चेंज नहीं होगा अगर वो इवन नंबर है। बट अगर वो ओड नंबर है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। जैसे 6.35 की आप बात कर रहे हो, ठीक है, आपने इसको राउंड ऑफ करना है इस वैल्यू तक। अब ये नंबर क्या है, 5 है। हमने बोला कि अगर इससे पहले वाला जो नंबर है वो ऑड है, 3 ऑड है ना, तो इसमें क्या करोगे, एक ऐड कर दोगे, दैट इज़ योर 4, तो आंसर 6.4 आएगा। दूसरी तरफ अगर आप नंबर ले रहे हो 6.25 और आपको आंसर यहीं तक चाहिए, क्या करेंगे, जहाँ तक आंसर चाहिए नेक्स्ट वाला डिजिट देखा 5 है, अब ऐड करें या ना करें, क्या करें, वापस अपने डिजिट पे आते हैं। अगर ये डिजिट जो है वो इवन है तो इसमें कोई भी एडिशन नहीं होगी, जो आंसर है वो 6.2 ही आएगा। क्लियर। सो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक ऑन द लाइक बटन। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू so much for watching.